नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 की भूगोल के मानव भूगोल के जो मूल सिद्धांत है उस किताब का 5वां जो चैप्टर है वो हमारा चल रहा है और उसी 5वें चैप्टर का आज 4th वाला लेक्चर जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, पढ़ने वाले हम इसको बड़े ही सुंदर और मस्त तरीके से हमारी भूगोल को मजबूत बनाते हुए इसको हम पढ़ेंगे और वादा है आपसे कि क्लास में ही याद हो जाएगा। इसलिए पूरे डेडिकेशन से बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक और शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। आज के इस लेक्चर में मुख्य रूप से हम बात करेंगे कृषि की, क्योंकि आप सबको पता है हम प्राथमिक व्यवसाय की बात कर रहे हैं इस पूरे चैप्टर में। किसकी बात कर रहे हैं? प्राथमिक व्यवसाय की बात कर रहे हैं पूरे इस चैप्टर में। प्राथमिक व्यवसाय और प्राथमिक व्यवसाय में आप सबको पता है कि सबसे पहले संग्रहण यानी फल और फूलों का जब संग्रहण किया जाता है, मानव प्राचीन काल से फल और फूलों का संग्रहण करता आया, इकट्ठा करता आया, फिर उनको खाता आया। तो संग्रहण जो है जब किया जाता है वो प्राथमिक व्यवसाय होता है। इसके अलावा मानव अगर मछली पकड़ना या मछली से संबंधित कार्य करता है, मछली पकड़ना, तब भी किस में आता है? प्राथमिक व्यवसाय में आता है। इसके अलावा मानव कृषि कर रहा है तब भी किस में आता है? इसी में आता है। और इसके अलावा मछली पकड़ना, संग्रहण करना, कृषि करना, लकड़ी काटना, ये सब के सब आखेट करना, लकड़ी काटना, आखेट करना यानी शिकार करना, ये सारी चीजें में किस में आती हैं? प्राथमिक व्यवसाय में। और उसी में से आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं प्राथमिक व्यवसाय का वो हमारा है कृषि यानी एग्रीकल्चर। भारत में लगभग 50% से ज्यादा लोग कृषि करते हैं और कृषि एक ऐसा व्यवसाय है जो प्राचीन समय से चला रहा है। तो आज उसी कृषि को हम डिटेल से देखने वाले हैं। इसके अलावा कृषि की पद्धति क्या है, एग्रीकल्चर की पद्धति क्या है, कृषि जो है, एग्रीकल्चर जो है या खेतीबाड़ी जिसे हम कह सकते हैं, कृषि को हम खेती कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम? खेती। आसानी से समझ में आ जाता है। इस खेती की पद्धति क्या है? पद्धति का मतलब है यहाँ पे तरीका। पद्धति का मतलब क्या है? तरीका क्या है? खेती करने का तरीका क्या है, ये हम देखेंगे। और किस प्रकार से किया जाता है, कितने रूपों में किया जाता है और किस किस तरह से खेती की जाती है, ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। तो बिना समय गवाए, बिना समय को वेस्ट किए आज हम जो है कृषि की पद्धतियां, प्रकार और कृषि के बारे में डिटेल से पढ़ना शुरू करते हैं। कृषि विश्व में यानी पूरे संसार में पाई जाने वाली विभिन्न भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दशाएं कृषि कार्य को प्रभावित करती है। आप ये समझ गए कृषि होती क्या है। कृषि में जुताई और बुआई होती है, ये मैं एक डायग्राम से आपको आगे समझाने वाला हूँ, इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। कृषि जो है खेतीबाड़ी है, ये हम देख गए, खेती करना कृषि कहलाता है। लेकिन विश्व में यानी पूरे संसार में पाई जाने वाली विभिन्न भौतिक, देखिए इस चीज को पकड़िए आप, भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दशाएं कृषि कार्य को प्रभावित करती है। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न भौतिक, भौतिक मतलब बाहरी रूप से जो दशाएं होती हैं, जो क्लाइमेट होता है, उबड़ खाबड़ जमीन का जो परिवेश होता है, वो सारी चीजें कृषि को प्रभावित करती है। जैसे कि ये मेरा एक खेत है, या मुझे गेहूं बोने हैं, क्या बोने हैं मुझे? यहाँ पे गेहूं बोने हैं मुझे। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि क्या ये भौतिक दशाओं के रूप में गेहूं के लिए अनुकूल है। अनुकूल दशाएं होनी चाहिए, भौतिक यानी बनावट और संरचना के आधार पर आपका जो खेत है वो गेहूं की दशा पे पूरी तरह से सटीक उतरना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि गेहूं की खेती के लिए चिकनी मिट्टी चाहिए, दोमट मिट्टी चाहिए। तो सबसे पहले आवश्यकता है कि उस भौतिक स्थान पर दोमट या चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। गेहूं के लिए 21 से 25 गर्मियों में और 18 से 20 के 15 से 18 सेल्सियस के आसपास तापमान जो है वो सर्दी और गर्मी में चाहिए होता है। तो वो तापमान ये मिलना चाहिए। मेरा मतलब ये है कि यहाँ भौतिक दशाएं जो चाहिए गेहूं को वो सारी मिलनी चाहिए। दूसरा, जहां आप गेहूं की खेती कर रहे हैं, गेहूं तो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो कृषि के लिए पहली आवश्यकता क्या है? पहली भौतिक आवश्यकता है, पहली क्या है? दूसरा सामाजिक आवश्यकता होती है। कृषि के लिए आवश्यकता है, अब कोई लिखेगा सर बीज नहीं चाहिए होता है क्या? क्या खाद नहीं चाहिए होती है क्या?
क्या जुताई के लिए बैलगाड़ी वगैरह नहीं चाहिए होती क्या, या ट्रैक्टर नहीं चाहिए होता है क्या? सारी चीजें चाहिए होती है, लेकिन मुझे बताओ आपके पास सब कुछ है लेकिन वो जमीन ही नहीं है जहां आपको करना है, तो पहली आवश्यकता क्या है? भौतिक। दूसरा सामाजिक, आपका समाज, आपका परिवेश जो है वो शुरू से खेतीबाड़ी करता आया हो तो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, या फिर वहां के आसपास के लोग खेती कर रहे हो। ऐसा नहीं कि एक शहर के बीचों बीच आपका खेत है और आपने वहां खेती शुरू कर दी, तो मुश्किल होता है, बजाय जहां सामाजिक अपने समाज के लोग खेती कर रहे हैं। तो एक सामाजिक परिवेश होना बहुत जरूरी है खेती के लिए। दूसरा आर्थिक दशाएं, जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है वो वैसे ही खेती नहीं करते, वो औद्योगिक कार्यों में संलग्न होते हैं, और जिनकी बहुत कमजोर होती है तो वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते, खेती में भी इन्वेस्ट होता है। तो मिडिल क्लास लगभग 50% से ज्यादा लोग भारत में कृषि करते हैं। अनुकूल दशाओं का मतलब है व्यक्ति की, आर्थिक दशाओं का मतलब है व्यक्ति के पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो बीज ला सके, खाद ला सके, आदि चीजें ला सके, इसलिए यहाँ पे लिखा गया अनुकूल दशाएं, आर्थिक दशाएं जिसको हम कह रहे हैं। तो ये तीन चीजें होती हैं जो पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में कृषि को प्रभावित करती है। भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दशाएं कृषि कार्य करने को प्रभावित करती है। इसके अलावा विभिन्न दशाओं के कारण ही विभिन्न क्षेत्रों की अलग अलग दशाएं होती है। क्या मतलब है? विभिन्न दशाओं के कारण ही विभिन्न क्षेत्रों की अलग अलग दशाएं होती है। एक जगह भौतिक परिवेश मिल रहा है, सामाजिक नहीं मिल रहा है, दूसरी जगह सामाजिक मिल रहा है तो आर्थिक दशाएं अनुकूल नहीं है, इसलिए विभिन्न दशाओं में कई परिवर्तन देखने को हमें मिलते हैं। इसके आगे ये लिख रहे हैं, कृषि विभिन्न प्रकार के फसलों का बोया जाना तथा पशुपालन विभिन्न कृषि विधियों पर आधारित है। वैसे तो वी हट लेसी ने, किसने? वी हट लेसी, वी हट लेसी ने बहुत पहले ही कह दिया कि कृषि जो है वो प्लस पशुपालन दोनों एक है, दोनों अलग नहीं है। वी हट लेसी बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक हुए, उन्होंने कृषि के बारे में बहुत सी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर बातें बताई। उसमें एक बात वो ये बताते हैं कि कृषि जो है वास्तव में एक तरह से देखा जाए तो पशुपालन और कृषि साथ चला करते हैं। अगर कृषि नहीं है तो पशुपालन नहीं होगा, और आज के वर्तमान समय में अगर कहीं भी कृषि की जाती है तो आप समझ जाइएगा कि वहां पशुपालन भी किया जाता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि एक स्थान पर कृषि हो रही है, इसका मतलब उसका जो चारा होता है, जो भूसा होता है, वो पशु खाएगा। अगर कृषि नहीं हो रही है तो पशु क्या खाएगा? अब कोई कहेंगे सर हम तो एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर लेंगे, बाहर से मंगा लेंगे, हम आयात कर लेंगे, वो चीजें अलग होती है, लेकिन आवश्यकता तो है ना इस चीज की कि कृषि के साथ ही पशुपालन किया जाता है। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी बात को तो आप झुटला भी सकते हो, ये वी हट लेसी कह रहा है। कौन कह रहा है? वी हट लेसी कह रहा है। और कृषि के बारे में बहुत प्यारी प्यारी चीजें उन्होंने बताई जिस पर और चर्चा करेंगे हम। तो कृषि के लिए सामाजिक, भौतिक, आर्थिक पहली आवश्यकता होती है, ऐसी दशाएं कृषि को मिलना चाहिए। दूसरा, विभिन्न देशों में अगर देखें तो सब जगह इन दशाओं की जरूरत पड़ती है, सिर्फ एक ही देश में नहीं, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। दूसरा, फसलों का बोया जाना और पशुपालन दोनों साथ चला करते हैं, यह हमने वी हट लेसी से समझ लिया। आगे अगर हम देखें तो बहुत सुंदर चीज है हमारे सामने। वी हट लेसी खुद आए हैं और वो कह रहे हैं, वी हट लेसी ने विश्व कृषि क्षेत्रों को दो भागों में बांटा। वी हट लेसी कहते हैं कृषि जो है, क्या भाई, कृषि जो है उसको ये दो भागों में बांट रहे हैं। कितने भागों में बांट रहे हैं? दो भागों में बांट रहे हैं। ये कह रहे हैं एक तो वो जो हमें प्रकृति ने दिया है, एक वो जो मानव ने खुद उत्पादित किया है, मानव ने डेवलप किया है। तो दो चीजों से कृषि को समझाएंगे और बहुत अच्छे से हम समझेंगे इसको। जैसे ये कह रहे हैं सबसे पहले कृषि जो है, खेती जो है, उसके लिए प्राथमिक आवश्यकता होती है प्राकृतिक क्षेत्र होना चाहिए, मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, जलवायु अच्छी होनी चाहिए, क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए और सॉइल्स अच्छी होनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आपको अगर कृषि करनी है तो भौतिक दशाएं होनी चाहिए, ये बात मान ली आपकी। सामाजिक परिवेश अच्छा होना चाहिए, वहाँ के लोग, समाज के जो लोग हैं खेतीबाड़ी से जुड़े होने चाहिए, मान ली आपकी बात। आर्थिक दशाएं अच्छी होनी चाहिए, मान ली आपकी बात। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात वी हट लेसी कहते हैं, मैं बता रहा हूँ कि वहाँ जो दशाएं हैं, प्राकृतिक दशाएं हैं, वहाँ की मिट्टी जो है, वहाँ का जलवायु जो है, इसमें हम और चीजें जोड़ सकते हैं। प्राकृतिक तो वही रहेगा, लेकिन जलवायु के साथ हम वहाँ की
मिट्टी को जोड़ रहे हैं, मिट्टी के साथ हम वहाँ के मौसम को जोड़ रहे हैं, मौसम के साथ वहाँ उस क्षेत्र की सूर्य चंद्रमा से दूरी को जोड़ रहे हैं। तो सारी चीज़ें जो है, सूर्य चंद्रमा की दूरी नहीं कहकर इसको हम भूमध्य रेखा से दूरी कह सकते हैं, क्योंकि बारिश वर्षा उसी हिसाब से होती है, तो वर्षा को इसमें जोड़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं आपको, मिट्टी, जलवायु, मौसम, ये सब किस में आते हैं? प्राकृतिक में। कैसे भाई? सर एग्जाम्पल तो ऐसे समझ में नहीं आता, तो सुनिएगा। एक स्थान पर हम गेहूं की बात कर रहे थे कि गेहूं की खेती की जा रही है। गेहूं के लिए आप सब जानते हैं कि दोमट या चिकनी मिट्टी चाहिए होती है, बलुई मिट्टी चाहिए होती है। तो सबसे पहले मिट्टी, समझ रहे हो बात को? यानी कि प्राकृतिक दशा ये कहती है कि जिस फसल को जो मिट्टी चाहिए वो उसको मिलनी चाहिए। दूसरा, जिस जलवायु की बात करें तो गेहूं को सर्दी और गर्मी दोनों चाहिए, लेकिन गेहूं जब पक रहा होता है, गेहूं की जब जो कली होती है वो पक रही होती है, या गेहूं का पकने की अवस्था जब होती है, जब गेहूं अपनी लास्ट स्टेप पर होता है, उस समय उसको बहुत ज्यादा गर्मी चाहिए। यानी उस समय उसको 21 से लेकर 25 सेल्सियस के आसपास तापमान चाहिए उसको। जबकि जब वो बोया जाता है उस समय उसको 15 से 18 सेल्सियस के बीच तापमान चाहिए। तो ये चीजें क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक। ये प्राकृतिक अवस्थाएं, जलवायु जो है, मौसम, उसके अकॉर्डिंग गर्मी और सर्दी दोनों चाहिए उसको। मिट्टी उसको देख ही रहे आप, लगभग 75% के सेंटीमीटर के आसपास उसको वर्षा चाहिए। तो ये सारी चीजें, पानी चाहिए उसको। ये प्राकृतिक अवस्थाएं सिर्फ गेहूं की नहीं, किसी भी खेती की, किसी भी कृषि पार्ट की, चावल की, गन्ने की, आप देख सकते हो, ये होती है प्राकृतिक दशाएं, जिसको दो भागों में बांटा है। पूरी दशाओं को, क्षेत्रों को कृषि के दो भागों में बांटा है, प्राकृतिक और मानवीकृत। कौन बांट रहा है? वी हटलेसी, इनका नाम आपको याद रखना है। वी हटलेसी। दूसरा बता रहे हैं मानवकृत। मानवकृत यानी वी हटलेसी कहती है कि आपने ये बात तो समझ ली कि जलवायु अच्छी होनी चाहिए, मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, मौसम अच्छा होना चाहिए, बारिश अच्छी होनी चाहिए, वर्षा जिसे हम कहते हैं अच्छी होनी चाहिए, लेकिन आप इस बात को क्यों भूल रहे हो? आज अगर आधुनिक कृषि की बात करें तो मानव ने ऐसी चीजें डेवलप कर ली, और जो मानव ने चीजें डेवलप की और उन चीजों को हम काम में ले रहे हैं, वो चीजें मानवकृत कृषि का पार्ट है। जैसे खेत के अंदर दवाई का छिड़काव करने के लिए आजकल एक बहुत बड़ी मशीन आती है, जो पीठ पर लगाई जाती थी पहले, अब ट्रैक्टर पे लगाई जाती है। पहले किसान यूं पीठ पे लगाता था, फिर खेत की तरफ जाता था, और फिर आगे उसके एक फुहारा होता था, उस फुहारे को पकड़ के वो ऐसे रखता था, और एक डंडा होता था, उसको यूं धकाता था नीचे की तरफ, और इससे प्रेशर बनता और वो फुहारा आगे की तरफ चलता। और फिर वो कपास की खेती होती है, कोई भी खेती होती जिसमें दवाई की जरूरत होती थी, जिसमें केमिकल्स, जो वहाँ के कीटाणु, जीव वगैरह होते थे कृषि में, जो नुकसान पहुंचाते थे, उनको मारने का काम करते थे और उसको ऊर्जावान और गति देते थे, जल्दी फसल जो है ऊपर की ओर आए। तो इस प्रकार से वो पकड़ के और इस प्रकार से पुश करते हुए पीठ पे उसके वो लगी रहती थी, दो पट्टे रहते थे, इस प्रकार से जैसे बैग होता है उसी प्रकार से वो प्लास्टिक या लोहे की टंकी होती थी, उसके अंदर पानी और दवाई जो केमिकल्स होता था वो मिलाया जाता था, मिक्स किया जाता था, फिर किसान ऐसे दबाते उसको पूरे खेत में छिड़कता रहता था। उसे कई बार किसानों को नुकसान भी होता था। अब ये चीज, ट्रैक्टर जो होते हैं उनके पीछे एक बड़ा सा जो है, बड़ी बड़ी दो टंकियां लगा के दो दो टायर लगा दिए जाते हैं। अब ट्रैक्टर से खेत में जाता है किसान, ट्रैक्टर को खड़ा करता है और उसके लंबी लंबी पाइप हुआ करती है, उस पाइप से वो धीरे धीरे घूमना तो उसको खुद को ही पड़ता है। धीरे धीरे वो पाइप से फटाफट से वो काम जो उसे करने में 10 दिन लगा करते थे वो आधे घंटे में हो जाता है। कैसे? ये मशीनीकृत है। तो आज की आवश्यकता यह है कि कृषि में मशीनीकृत होना बहुत जरूरी है, यानी टेक्नोलॉजी का होना बहुत जरूरी है। जब तक कृषि में मशीनें उतनी नहीं आएगी जितनी आवश्यकता है, तब तक मानव को श्रम यानी मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो श्रम को भी यहाँ लिखा हुआ है। श्रम का मतलब वो श्रम नहीं है जो जेठ जी के सामने बहू निकाला करती है, ससुर जी के सामने बहू निकाला करती है, ये वो वाली शर्म नहीं है जो एक साथ शादी के अंदर 100 रसगुल्ले खाने पे आती है, दया दबादब खाने पे आती है। ये वो शर्म है जो मेहनत कहलाती है, और मेहनत कृषि में बहुत ज्यादा लगती है। कृषि और उद्योग दो ऐसे व्यवसाय है जिसमें बिना मेहनत का कोई काम नहीं, उसमें मेहनत ही मेहनत लगती है। क्यों? क्योंकि कृषि में अब मशीन आप लेके आगे चलाना तो आपको पड़ेगा, ट्रैक्टर को खेत में ले जाना आपको पड़ेगा, फसलों को इकट्ठा आपको करना पड़ेगा, सारी चीजें होती है। तो कृषि बड़ी ही खतरनाक चीज है, और भारत में सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं? कृषि करते हैं। कृषि जो है फर्स्ट यानी कि
प्राइमरी व्यवसाय है, प्राथमिक व्यवसाय या प्राथमिक क्रिया है, ये आप याद रखें। तो प्राकृतिक और मानवकृत दो प्रकार में बांटा है, किसने? वी हट लेसी ने। और वी हट लेसी कहते हैं, सुनो मेरे प्यारे प्यारे लाडले और लाडलियों, के अनुसार कृषि का अर्थ फसल उगाना और पशुपालन करना दोनों है। ये कह रहे हैं कि बता तो दिया आपने पहले ही, लेकिन लिख भी तो दो, बच्चे भूल जाते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। लर्निंग शहर के बच्चे तो हमेशा चमत्कार पे चमत्कार करते हैं, भूलते नहीं है। मैंने इनको समझाया, फिर इन्होंने कहा एक लाइन डाल दो, तो हमने एक लाइन डाल दी। क्या लाइन डाली हमने? कि पशुपालन प्लस कृषि ही कृषि है, पशुपालन को अलग नहीं देखा जाता। इसका मतलब क्या? प्राथमिक व्यवसाय में हम पशुपालन को ले सकते हैं। ले रहे थे ना, मछली को पाल रहे थे, तो मछली जो पाल रहा है समुद्र के अंदर, क्या पशु नहीं पाल सकता? खेत के अंदर भैंस नहीं पाल सकता क्या? गाय नहीं पाल सकता था क्या? पाल सकते हैं ना, शेर पालते हैं आप लोग तो वो तो बहुत छोटी मछली तो छोटी है। कल की मछलियों को तो आप ऐसे ही जो है भिगो के खा जाओ, कच्ची कलियों की तरह, है ना। तो ऐसा होता है। तो पशुपालन करना दोनों, क्योंकि दोनों ही कार्य मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करते हैं। मिट्टी के प्रकार पर, अगर फसल अच्छी नहीं तो भूसा या चारा अच्छा नहीं, चारा अच्छा नहीं तो पशु अच्छे नहीं, क्योंकि खाने को नहीं मिला उन्हें। तो ये दोनों एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है, प्राथमिक क्रिया है। ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई इसलिए बोल रहा हूँ, बाकी आप तो बहुत इंटेलिजेंट है ज्योग्राफी में, बहुत इंटेलिजेंट। और इस साल 100 का टारगेट, कितने का? 100 का टारगेट। 99, 98, 97 है ना, 96, 95, 94 कुछ भी नहीं है वो। 100 में से 100 लाने की जिद आपको बहुत आगे तक ले जाएगी। और इस बार जब रिजल्ट आए, जो साइंस के बच्चों की खुशी थी वो मैंने देखी। आर्ट्स के इस स्ट्रीम में हम पहली बार सही ढंग से उतर रहे। आर्ट्स के स्ट्रीम में भी वही खुशी चाहिए जो किसमें देखी थी? साइंस वाले में। जब हम रिजल्ट आया बिहार और झारखंड का, तो देख रहे थे कि उसमें 100 में से फिजिक्स में 100, मैथ्स में 100। वैसे इस बार आर्ट्स का तहलका मचाना है पूरे भारत में, और ये जिम्मेदारी है आपके कंधों पर लाडलो। आपको ये करके दिखाना है इस बार कि 100 में से 100 लाए जा सकते हैं, और ये बिल्कुल आसान है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। मैं आपके साथ हूं। आपको जो चीज समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में निसंकोच होकर लिखिए। पढ़ते हो तो कमेंट भी किया करो, ताकि पता चले तुम कितने एक्टिव हो। ऐसे गूंगे बन के मत पढ़ा करो ना, नीचे लिख दिया करो, सर ये चीज़ हमें अच्छे से समझ में आई, ये है, तो हमें पता चलता है कि एक्टिव है। इससे इतनी एनर्जी मिलती है, आपको नहीं पता। लाइक शेयर आप करते ही हैं। लर्न एंड शेयर का आर्ट्स का चैनल आपको ज्वाइन करना है। ये बातें हम करते आए। विश्व में 50% लोग कृषि पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? कृषि पर। कितने प्रतिशत? 50%। आप किस में आते हैं? जरूर बताना। आगे देखिए, सर हम तो विद्यार्थियों में आते हैं। पिताजी किस में आते हैं? खेतीबाड़ी में आते हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर डायग्राम है, जो कृषि को निचोड़ के रख देगा पूरी तरह से। जैसे आप शर्ट को निचोड़ते हो ना स्कूल वाले को घर जाके, है ना, रोज कौन उसके साबुन लगाए, झकोड़ा 3-4 मारे, झकोड़े दिए, 2-3 फटकारे और लिए, लो टांग दिया उसको, है ना। कई ऐसे बच्चे भी होते हैं जो धोते ही नहीं है उसको 10-10, 15-15 दिन तक। अब ये मत लिखड़ा कि सर मेरा स्टूडेंट गोलू भोलू ऐसे हैं जो कभी नहीं धोते हैं, है ना, होते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो देखो, कृषि की पद्धति की हम बात कर रहे हैं, कृषि कैसे की जाती है। ये उन बच्चों के लिए है जो शहर के बच्चे हैं, जिन्होंने देखा ही नहीं कभी खेत। गांव के बच्चे तो इनको जानते हैं। गांव के बच्चों के लिए तो सिर्फ जुताई बुआई का अर्थ क्या है ये बताते वो समझ आएंगे, हाँ ये तो हम करते हैं। लेकिन सारे बच्चों को ही समझना है अच्छे से। देखिए क्या है, सबसे पहले कृषि की पद्धति की बात कर रहे हैं कि कृषि कैसे की जाती है, कैसे की जाती है, कैसे की जाती है। सबसे पहले खेत में जाएंगे। सबसे पहले कहां जाएंगे? खेत के अंदर जाएंगे, और खेत के अंदर जाने के बाद जुताई होगी। क्या होगी? जुताई। जैसे यहां से समझना शुरू करते हैं। जैसे रात को बादल हुए, राजस्थान में कल बहुत बारिश हुई, रात को बादल हुए, और रात को 7 बजे बादलों ने गड़गड़ाना शुरू किया। लगभग 8 बजे देखा कि शानदार वाली बारिश हो रही है। कितनी बजे? 8 बजे शानदार वाली बारिश हो रही है, मस्त वाली मूसलाधार बारिश जिसे कह सकते हैं। सब लोग सो रहे हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। शहर के लोग तो इसे एंजॉय कर रहे हैं कि मजे आ गए भाई, अच्छा मौसम हो गया। लेकिन गांव के खेतीहर जो लोग हैं,
वो अब इस चिंता में है कि सुबह उनको बीज लाना है, सुबह उनको ट्रैक्टर वाले को कॉल करना है। इसको मारवाड़ी और राजस्थानी जो लोग हैं इसको हल्योता कहते हैं, हल्योता। इसका मतलब ये है कि हल जोतना, हल्योता मतलब हल जोतना। अब हल जोतने की तैयारी है, हल जोता जाएगा। हल मतलब पहले बैल के पीछे लगता था, अब ट्रैक्टर के पीछे लगता है। इसके अंदर हल इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से, इसमें से बीज गिरता रहता है ऐसे ऐसे, और यहाँ से ये ट्रैक्टर के पीछे लगा रहता है। यहाँ इसमें खाने बने रहते हैं, तो इसमें से बीज आता रहता है नीचे और जमीन में जाता रहता है। ये खोदता जाता है और बीज जमीन में घुसता जाता है। अब आधे बच्चे कहेंगे सर ये क्या समझा रहे हो, ये तो हमें आता है। जो खेती बाड़ी करते हैं उनको आता है, ये बात ध्यान रखें। जो नहीं देखा है जिन्होंने कभी, उनको नहीं आता है, और आपको ये चीजें लिखना है। तो चिंतित है किसान बारिश को देखकर, और वो बहुत ज्यादा खुश भी है। दोनों चीजें कैसे हो सकती है? दोनों चीजें इसलिए हो सकती है, वो खुश इसलिए है कि अब कृषि को वापिस 1 साल बाद दोबारा बोएगा। वो उसकी उम्मीदें जग जाती है कि अब जो है खेती इस साल भगवान इतनी अच्छी हो। वो पूजा करता है सब देवताओं की, और सुबह की तैयारी में लग जाता है। सुबह वो जैसे ही उठता है तो उसको एक ही चिंता खाई जा रही कि मुझे बीज की व्यवस्था करनी है, मुझे ट्रैक्टर वाले को बुलाना है, हल की व्यवस्था करनी है। और फिर वो खेत की तरफ चल जाता है, और खेत में जाकर सबसे पहले जो होगी वो होगी जुताई, और उसके बाद होगी बुआई। ये दोनों अलग है। जुताई क्या है? जुताई का मतलब है जो वर्षा हुई है रात को, उससे मिट्टी जो है खेत की, ये हमारा खेत है, इसकी मिट्टी जो है वो पूरी तरह से जमी हुई है, गीली है, और इस मिट्टी को अंदर चाहिए हवा। क्या चाहिए इसको लाडले? हवा। तो इस हवा में ये हल जैसे आएगा तो ये मिट्टी जो है पलट जाएगी। मतलब मिट्टी की परत है, उसमें से हल यानी खरपतवार, या फिर खरपतवार नहीं कहकर इसको नुकीली वस्तुएं जो होती है जिसको हल कहते हैं, ये नुकीली वस्तुएं जैसे ही निकलेगी जमीन के ऊपर से ऐसे, तो वो कुरेदी जाएगी। जमीन कुरेदी जाएगी तो ऊपर की मिट्टी जो है पलट जाएगी। 2 या 3 इंच की जो मिट्टी होगी वो नीचे से ऊपर की ओर आ जाएगी, तो हवा लग जाएगी। क्या लग जाएगी? हवा। ये जरूरी होती है। तो एक तो इसमें क्या होता है? हवा। दूसरा, इससे क्या होगा? बीज इसके अंदर बोने की तैयारियां होगी, और फिर बीज को जब बोया जाएगा तब होती है बुआई। जब क्या होती है? बुआई। तो जुताई तो क्या है? जुताई जो जमीन की मिट्टी है उसको हवा देना है, और बुआई क्या है? फसल को बोना है। फिर छिड़काव तो जब किया जाता है जब फसल थोड़ी सी उगने लगती है, जब उसमें छिड़काव किया जाता है। थोड़ा थोड़ा बीज के अंदर दवाई मिला दी जाती है पहले, लेकिन छिड़काव मतलब छिड़कना, ये तो बाद में किया जाता है। तो जुताई और बुआई समझ में आ गया सबको? बिल्कुल। फिर रसायन दिए जाते हैं। रसायन का मतलब उर्वरक जो होते हैं, अच्छी उपज हो इसके लिए। अब एक फसल को पैदा होने में क्या क्या ऐसी आवश्यकताएं हैं जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं? सबसे पहली आवश्यकता तो यही है, उसको खेत में जाना पड़ता है। सबसे पहली आवश्यकता तो ये है कि उसको सुबह उठ के कहाँ जाना पड़ता है? खेत में जाना पड़ता है। लेकिन उसके अलावा महत्वपूर्ण कई व्यवस्थाएं हैं। सबसे पहले उसको बीज चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? बीज चाहिए होता है। बीज के बाद उसको मशीनरी यानी मशीनें चाहिए होती है। ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर, हल है तो हल, ऊंट से खेती करते हैं तो ऊंट, बैल से खेती करते हैं तो बैल। अब आप सोच रहे हो ऊंट और बैल से कैसे खेती करते हैं? यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर, ये लेक्चर देखने के बाद सर्च करना, ऊंट से सिंचाई कैसे की जाती है या ऊंट से खेती कैसे की जाती है। ऊंट हल चलाता हुआ मिल जाएगा आपको, नहीं मिले तो मुझे बताना। मशीनरी, मशीनें चाहिए होती है। अब सबसे बड़ी बात, मैंने कहा ना, किसान रात को खुश भी था और चिंतित भी था, क्योंकि उसको चिंता थी कि बीज लाना है और मशीन ही ट्रैक्टर वाले को फोन करना है। इसके लिए उसको पैसा चाहिए, निवेश चाहिए। उसको क्या चाहिए? निवेश चाहिए। तभी ये प्रक्रम जो है, कौन से प्रक्रम? ये तीनों प्रक्रम उसको, ये दोनों बीज और मशीनरी, अगर वो पैसा लगाएगा तो ये सुविधा उसको मिलेगी। प्रक्रम यानी ये जो साधन है वो मिलेंगे, तभी वो फसल की ओर बढ़ पाएगा। तभी वो क्या कर पाएगा? फसल की ओर बढ़ पाएगा। यानी बीज उसको चाहिए, मशीनरी उसको चाहिए, निवेश वो कर ही रहा है, तब ये सारे प्रक्रम मिलते हैं, तभी किसान जो है अपनी फसल की ओर पहुंच पाता है। तो बताओ डायग्राम कैसा लगा? मस्त लगा। आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, क्या बात है सर, ये क्या बना बना के लेके आ रहे हो आजकल? सुंदर सुंदर, मस्त मस्त। मैं नहीं, ये बनाते हैं शान भैया। कौन बनाते हैं? शान भैया।
और इतना सुंदर बनाते हैं, बहुत मस्त बनाते हैं। मैं तो एक रफ में बना के दे देता हूँ, ऐसा गोला करके सूर्य, ऐसे करके बादल, फिर वो इसको तैयार करते हैं, एडिट करते हैं, मस्त बनाते हैं, ताकि लंदन शहर के बच्चे कहाँ तक पहुँचे, 100 तक, है ना। ठीक है, देखिए क्या है, हम पढ़ रहे हैं कि वर्षा की बात हम कर रहे हैं, बीज की बात हम कर रहे हैं, मशीनों की बात हम कर रहे हैं, भौतिक परिवेश जो खेती के लिए चाहिए, सामाजिक व्यवस्था जो चाहिए, आर्थिक जो निवेश जो चाहिए, सारी चीजें कर रहे हैं, इन सारे प्रकरणों की बात कर रहे हैं। लेकिन ये भगवान सूर्य कह रहा है तुम्हारे पास धन भी है, तुम्हारे पास ट्रैक्टर भी है, तुम्हारे पास सब कुछ भी है, लेकिन मैं निकला ही नहीं। मैंने कहा भगवान ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम क्यों नहीं निकलोगे भाई, तुम्हें ऐसा क्या हो गया, हम पढ़ रहे ना, आपको भी पढ़ रहे। तो इसने कहा ठीक है मैं निकल जाऊंगा, लेकिन बच्चों को बताओ मेरा कितना रोल है। तो मैंने बताना इनको शुरू किया और आपको भी समझाना कि सूर्य जो होता है उसका महत्वपूर्ण रोल होता है किसी भी फसल में, क्योंकि किसी भी फसल, चाहे कोई भी फसल है, उसको चाहिए होता है तापमान। उसको क्या चाहिए होता है, तापमान। अब कुछ देर पहले हम गेहूं की बात कर रहे थे, गेहूं, जैसे गेहूं की खेती है, ध्यान से समझना, इससे ये पूरा डायग्राम समझ में आएगा। गेहूं की खेती है, उसको तापमान की जरूरत पड़ती है, सूर्य प्रकाश देगा तभी तो वो क्या दे पाएगी, सूर्य का प्रकाश ही तापमान है। सूर्य निकलेगा, उसका प्रकाश धरती की ओर आएगा तभी तो तापमान दे पाएगा। अगर सर्दी है ठिठुरने वाली और गर्मी है, ये दोनों चाहिए किसको, गेहूं को। एटीट्यूड तो देखो इसका, ये कहता है कि भारत के अधिकतर लोगों का खान पान मैं हूं, और चावल कभी कभी मेरे से कंपटीशन करता है कि वो कहता है मैं हूं। तो चावल और गेहूं जो है इनका एटीट्यूड खतरनाक है। तो गेहूं कह रहा है कि मुझे सर्दी और गर्मी दोनों चाहिए, और बारिश इसको चाहिए, धूप इसको चाहिए, निवेश तो किसान कर ही रहा है, बीज किसान ला रहा है, मशीन किसान ला रहा है। तो गेहूं कह रहा है सर्दी अगर है, क्या है, सर्दी अगर है तो मुझे तापमान चाहिए 15 से 18 सेल्सियस। अगर गर्मी है तो मुझे तापमान चाहिए 21 से 25 सेल्सियस। कितनी प्यारी, कितनी सुंदर बात कही है किसने, इस एटीट्यूड वाले प्राणी ने, जिसका नाम क्या है, गेहूं। जिसका क्या नाम है, गेहूं। गेहूं कह रहा है कि मैं बड़ा खतरनाक प्राणी हूं, मुझे सारी चीजें चाहिए, ये इतना तापमान चाहिए। दूसरा, यहां तक मैं नहीं रुका हूं, गेहूं कह रहा है यहां तक मैं नहीं रुका हूं, मुझे एक चीज और चाहिए, वो है दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी, दोमट मृदा, दोमट मिट्टा, या जिसे आप कह सकते हैं चिकनी या ब्लूई मृदा, ये मिट्टी मुझे चाहिए। दूसरा, एक उचित ढाल भी होना चाहिए, ऐसे नहीं कि सीधा सीधा ही पैदा हो जाऊं मैं, थोड़ी सी मुझे ढाल भी चाहिए, इतनी थोड़ी बहुत होगी, 10% होगी तो भी चलेगी। वर्षा भी मुझे चाहिए, तुम सोच रहे हो मैं धूप लेके ही सब कुछ कर लेता हूं, मुझे पानी चाहिए, वो भी 75 सेंटीमीटर। गजब का एटीट्यूड है इसमें। और सूर्य का प्रकाश, वर्षा, तापमान, मृदा, ये सब कुछ होंगे। इतना बार का निवेश जब होगा, ढाल भी होगी, मिट्टी भी होगी, तापमान भी होगा, सूर्य का गर्मी भी मुझे मिल रही है, वर्षा भी मुझे मिल रही है, जब जाके मैं पैदा होऊंगा। यह है हमारे गेहूं होते। बात समझ में आ रही है। किसान की जिम्मेदारी क्या थी, बीज लाना, मशीनरी लाना, निवेश करना, मतलब खर्चा करना। ध्यान से सुनना, किसान जैसे ही बारिश होता है, जुताई यानी कि मशीनों से पलटना, मिट्टी को हवा देना, जुताई करता है, फिर बोता है बीज को। लेकिन जुताई करने से लेकर बुआई करने तक, यानी मिट्टी के अंदर हवा देने से लेकर बीज को जमीन में बोने तक, किसान को जो व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, बीज लाना पड़ता है, ट्रैक्टर और मशीनें जो है वो लानी पड़ती हैं, उसके अलावा निवेश यानी पैसा लगाना पड़ता है। ये सारे प्रक्रम यानी ये सारी व्यवस्थाएं जब हो जाती है, जब एक फसल तैयारी की ओर बढ़ती है। लेकिन इतना किसान कर देता है प्रकृति से, ये तो मशीनीकृत होगी पूरी चीजें, प्रकृति से जो चीज किसान को चाहिए और फसल को चाहिए, वो है तापमान, वो है वर्षा, वो है मिट्टी यानी मृदा, तब एक फसल, वो है ढाल, तब एक फसल का भौतिक निवेश हो पाता है। और जब भी भौतिक निवेश यानी बनावट और संरचना के आधार पर पृथ्वी की तरफ से और सूर्य की तरफ से जो भौतिक निवेश मिल रहा है, वो ये डायग्राम बता रहा है। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब आधे लोग सोच रहे हैं यार सर ये तो आइसक्रीम लग रही है हमें, अरे ये पहाड़ा है जो मिट्टी को खोद रहा है,
हमेशा आइसक्रीम दिखती है ना, आइसक्रीम नहीं है ये बल्ब नहीं है, ये तापमान है, सूर्य की किरणें आ रही है सीधी, है ना, ठीक है, और ये सूर्य है ही, ये स्माइल ही नहीं है ना। तो आप सब जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्थानीय उत्पादों के आधार पर इसे कई भागों में बांटा गया है। जो कृषि है उसके कई प्रकार हैं, और यहां जो प्रकार लिखे गए हैं बिल्कुल भी चिंतित न हो, क्योंकि एक प्रकार पे मैं सिर्फ 10 या 20 सेकंड या आधा मिनट बात करूंगा, क्योंकि हम एक एक प्रकार को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। फिर यहाँ क्यों बात कर रहे हैं, हम जान तो लें कितने प्रकार और चैप्टर कितना बचा है। देखिए, सबसे पहले निर्वाह कृषि। एक तो मानव अपना जीवन जीने के लिए कृषि के प्रकार देख रहे हैं हम। क्या देख रहे हैं, कृषि कितने प्रकार की होती है हम देख रहे हैं। एक तो जीवन जीने के लिए मानव जो कृषि करता है वो होती है आदिकालीन निर्वाह कृषि। क्या होती है, आदिकाल से जो कृषि चली आ रही है, पुराने जमाने से, पुराने समय से जो कृषि का तरीका चला आ रहा है, जिसमें मानव जीवन निर्वाह करता है, अपने जीवन जीने के लिए करता है, वो है निर्वाह। और गहन निर्वाह है व्यापारिक। अब कुछ बात क्लिक हो रही है माइंड में, कोई ऐसी चीज है जो रिमेंबर हो रही है, कोई ऐसी चीज है जिसका दोहरान यहां हमें दिखाई देता है, और वो लाडले याद आ जाना चाहिए। चलवासी पशुचारण में पशुचारक जो होता था, पशु चारावा जो होता था, चारागाह में पशु को इसीलिए चराता था। चलवासी पशु में, चलवासी पशुचारण में इसीलिए पशु पाले जाते थे ताकि जीवन निर्वाह हो सके, और वो आदि काल से चला आ रहा था। ठीक उसी प्रकार से जो खेती सिर्फ अपना जीवन चलाने के लिए की जाती है, अपनी रोजी रोटी और अपने जीवन को जीने के लिए किया जाता है, वो सिर्फ आदिकालीन निर्वाह कृषि है। लेकिन चलवासी पशुचारण को जैसे ही हमने वाणिज्यिक बनाया, जैसे ही हमने व्यापार करना शुरू किया, ऊन को बेचा, हाथी के दांतों को बेचा, मुर्गी के अंडों को बेचा, बेचा कि नहीं बेचा, मोर के पंखों को बेचा, क्या नहीं छोड़ा हमने, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ हमने बेचा, हम निर्यात करते गए, तब वो होती है वाणिज्यिक पशुचारक। ठीक उसी प्रकार से गहन निर्वाह कृषि में बात करें तो कृषि का व्यापारीकरण यानी वाणिज्यिक निर्वाह कर दिया गया, और उसके अंदर गहन निर्वाह कृषि होने लग गई। उसमें हम कपास, गेहूं आदि का निर्यात करने लग गए। तो ये दोनों में अंतर आप समझ गए, दोनों में अंतर कंपेयर करके समझना है। रोपण कृषि, रोपण कृषि का मतलब होता है एक स्थान पर ढेर सारी मतलब एक स्थान पर बीज डाल दिए जाते हैं, फिर सारे बीज उग जाते हैं एक साथ, फिर सारे बीज एक साथ उग जाते हैं तो उनको उखाड़ा जाता है, और उनमें से एक एक छोटे पौधे जो होते हैं, ध्यान से समझना मेरी बात को, रोपण कृषि क्या है, हमेशा मजे लेते हो ना, एड आता है और एड वाली लाइन में चले जाते हो, इस एड पे मत उलझा करो फालतू में, है ना। कौन सा वीडियो नया आया है, क्या आया है, कौन सी वेब सीरीज आई है, सब कुछ छोड़ दो, पढ़ाई करो सिर्फ इस साल, अगले साल मैं बताऊंगा आपको क्या करना है, ठीक है ना। तो क्या पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे कि रोपण कृषि, ढेर सारे बीज एक जमीन के किसी पार्ट में डाल दिए और वहां ढेर सारे पौधे उगाए, उन पौधों को उखाड़ा जाएगा। फिर मतलब क्या है सर, ध्यान से सुनो आगे बात को, उन पौधों को उखाड़ा जाएगा, फिर खेत के अंदर जाएंगे, खेती में थे हम, खेत के किसी कोने में थे वो पौधे, वहां से उखाड़ा जाएगा, दो मतलब लगभग आधा मीटर की दूरी रख के, आधा मीटर की दूरी रख के, आधा मीटर की दूरी रख के एक एक को रोपा जाएगा, खड्डा खोद के छोटा सा यूं उसको खड़ा किया जाएगा, रोपा जाएगा, इसीलिए ये कृषि कहलाती रोपण। इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, किन किन देशों में होती है, हुलुलुलु, बोलुलुलु, टुलुलु, सब देशों में होती है, देखेंगे एक एक देश को, है ना। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि यानी कि खेती बाड़ी जो सिर्फ खाने पे टिकी हुई है, अनाज पे टिकी हुई है, वो कहलाती है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। फिर हम देखेंगे मिश्रित कृषि, मिश्रित रूप कृषि का, यानी कि एक खेत के अंदर देख रहे हो आप, बाजरा भी बोया हुआ है, तिल भी वहीं खड़े हैं पास में, इधर बड़ी सी बाजरे की सिट्टे जो होती है, सिट्टी उसको कहते हैं, जो बाजरे का डंठल होता है ऊपर का, जिसके अंदर बाजरा फंसा रहता है, इधर बाजरा बहुत बड़ा खड़ा है और नीचे तिल है, तिल जिससे तेल निकलता है, तिल बाजरे को देख रहा है यार तू कितना बड़ा है, फिर नीचे से तिल जब देखता है कि उसके पैरों को कोई टच कर रहा है पीछे से, तो थोड़ा सा झुक के देखता है, झुक के देखता है तो तरबूज, खरबूज जो जायद की फसलें होती है वो नीचे देखता है, तो वो बेचारी नीचे कहती है तू तिल, तू मेरे से कितना बड़ा है, इसलिए तू इसलिए खुश हो ले कि तेरे से भी नीचे लोग हैं। यानी कि मिश्रित कृषि बता रहा हूं आपको कि एक साथ कई कृषियां की जाती है,
एक ही खेत के अंदर ढेर सारी फसलें कर दी जाती है, वो कहलाती है मिश्रित कृषि। वहाँ मूंग भी है, मोट भी है, गंवार भी है। ये फसलें एक साथ जब होती है, ये जितनी भी फसलें मैंने आपको भी बताई है, बाजरा वाजरा, हम ये ज्योग्राफी में पढ़ते हैं और ये एक टॉपिक है। बाजरा, तिल, ये सब जितनी मैंने अभी बताई है, सिर्फ तरबूज और खरबूज के अलावा सारी खरीफ की फसल है। और तरबूज और खरबूज ये सब क्या है, ये जायद की फसल है। और गेहूं जिसकी बात हम कर रहे थे वो रबी की फसल है। कौन सी फसल है? रबी की, याद रखें। यानी गेहूं के साथ जितनी भी फसलें उगाई जाती है वो सब रबी की फसल है। और बाजरे के साथ जितनी भी फसलें उगाई जाती है वो खरीफ के। तरबूज खरबूज जितने भी ये होते हैं ये सब होते हैं जायद की फसल। ये मुझे जरूर बताना। आपके लिए सवाल है, रबी की फसल कौन सी है? हाँ, तो याद आएगा आपको कौन है, उसका तापमान भी आपको याद हो गया, उसको कितनी वर्षा चाहिए ये भी आपको याद हो गया, और वो कौन लाडला है जो बहुत एटीट्यूड में था, नाम बताना उसको। उसका डेयरी कृषि तो क्या है? पशुपालन किया जाता है कृषि के साथ, ढेर सारे पशु पाले जाते हैं, बकरियां दिखाई दे रही है, भेड़ दिखाई दे रहे हैं। शाम को सबका दूध निकाला जाता है, फिर पिकअप आती है, फिर लैक्टोमीटर से दूध को नापा जाता है। किससे नापा जाता है? दूध के अंदर पानी कितना है, लैक्टोमीटर से दूध को नाप लिया जाता है, कितना पानी है, उसका फैट निकाला जाता है, उस हिसाब से कीमत दी जाती है, फिर पिकअप जाती है और शहर के अंदर सप्लाई कर देती है। शहरों में जो डेयरी होती है वहां ले जाके दे दिया जाता है, फिर वो और पानी मिला देते हैं उसके अंदर, फिर शहर वाले खुश होकर पीते हैं। आहा, गांव से आया हुआ दूध है, इसमें कितनी ताकत है ना, कितना प्यारा लग रहा है, कितना मीठा लग रहा है ये। यानी भ्रम बना रहना चाहिए। क्या बना रहना चाहिए? भ्रम। आपने देखा होगा कोई बीमार होता है, डॉक्टर के पास जाता है, जब तो वो चिल्लाता रहता, अरे अरे मर रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा रे, मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। डॉक्टर भले ही उसको गर्म पानी का इंजेक्शन लगा दे, वो थोड़ी देर बाद कहेगा अब ठीक हो जाऊंगा मैं, डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगा दिया। डॉक्टर ने इंजेक्शन क्या लगाया था? गर्म पानी का। फिर भी वो ठीक हो जाता है। क्यों भाई? ऐसा क्या था उस गर्म पानी में? उसमें था आत्मविश्वास। सारा काम होता है आत्मविश्वास से, खुद पे भरोसे से। आत्मविश्वास होना चाहिए कि इस चीज में मैं सफल होऊंगा। आपने सोच लिया कि 100 में से 100 नंबर लाऊंगा, आत्मविश्वास है आपको, पूरा भरोसा है खुद पे, तो 100 में से 100% 100% नंबर लाओगे। गर्म पानी का इंजेक्शन लगा दिया, उसको भरोसा हो गया मैं अब ठीक हो जाऊंगा, तो वो ठीक हो ही जाएगा। देखिए आगे क्या है। डेयरी कृषि। डेयरी कृषि के अंदर क्या होता है? डेयरी कृषि में मैंने बताया आपको पशुपालन किया जाता है, फिर उनको दूध वगैरह जो होता है वो बेचा जाता है। आगे देखिए, भूमध्य सागरीय कृषि। ये हमारा ग्लोब क्या है? हमारा ग्लोब क्या है? ग्लोब है। किसने बनाया? ग्राहम बेल ने बनाया, लेकिन ये झूठ है, अभी मैंने बनाया। ये थोड़ा तिरछा है क्योंकि हम जानते हैं पृथ्वी चपटी है, क्योंकि हमने यूनानियों को पढ़ा है। किसको पढ़ा है? यूनानी लोगों को पढ़ा है। यूनानी कैसा मानते हैं? चपटी मानते हैं। जबकि भारतीयों के लिए तो आज भी गोल है, कल भी गोल थी, परसों भी गोल ही रहेगी मुझे लगता है ना। चपटी है पृथ्वी, इस प्रकार से चपटी चपटी दिखाई देती है। यहां पे जो है मध्य, यानी पृथ्वी के मध्य, भू यानी पृथ्वी, इसके मध्य में एक लाइन मतलब रेखा खींची गई है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, है ना। एक लाइन यहाँ 23.5 डिग्री, ये तो 0 डिग्री पे हुई, इससे 23 डिग्री आगे, 23.5 डिग्री आगे, एक 23.5 डिग्री नीचे की तरफ खींची गई है ना। सबसे ज्यादा कौन सी याद रखी जाती है? भूमध्य रेखा। बाकी को कम याद रखा जाता है, के और मैं, इसलिए नहीं बता रहा हूं कि कम याद रखा जाता है, के और मैं से याद हो जाती है। ये कहलाती है करक और ये कहलाती है मकर रेखा। रेखा क्या हम ग्लोब पढ़ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, हम भूमध्य सागर पढ़ रहे हैं। और इसके आसपास के इस क्षेत्र में जो कृषि की जाती है, पूरे विश्व में इस क्षेत्र में जो कृषि की जाती है, ये जो आपका क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इस क्षेत्र में जितनी भी कृषि होती है, ये पूरे के पूरे क्षेत्र की जो कृषि है, इसको रेड दिखा दूं मैं, और ये पूरी कृषि कहलाती है भूमध्य सागरीय कृषि। कौन सी कृषि कहलाती है? उद्यान कृषि। क्या है? भूमध्य सागर समझ में आ गया ना। भूमध्य सागर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो हिलोले ले रही है, या फिर भूमध्य सागर के इर्द गिर्द जो हिलोले ले रही है, वो भूमध्य सागरीय कृषि है। उद्यान कृषि क्या है? उद्यान कृषि का मतलब है उद्यानों में की जाती है। उद्यान कृषि फल हो गए, फूल हो गए, गुलाब के फूल। किसके फूल? गुलाब के फूल। 20-30 रुपए लेता है ना आपसे। आधे लोग कह रहे हाँ मेरे से तो 25 लिए तो यार,
इसका मतलब बेटे फूल लाने लग गए तुम, पढ़ लो इस साल ढंग से। 12th बोर्ड बड़ा ही खतरनाक है, आपकी जिंदगी का सबसे खतरनाक इम्तिहान है ये, इसलिए शिद्दत से पढ़ाई कर लो। कुछ भी नहीं है, करना है तो उद्यान कृषि करो, फूल खरीदने का काम नहीं बेचने का काम करो। उद्यान कृषि में फूल बेचे जाते हैं, छोटी छोटी चीजें जायद वाली फसलों पर ज्यादा महत्व दिया जाता है। सहकारी कृषि वो कृषि है जो कोऑपरेटिव सिस्टम से चला करती है, इसको बहुत डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। सामूहिक कृषि वही मिश्रित कृषि का ही रूप है, सामूहिक रूप से सब मिलके करते हैं तो सामूहिक कृषि है, सब फसलें मिली हुई है तब मिश्रित कृषि है। क्या अंतर बताया मैंने, सब लोग मिलके कृषि करते हैं, यानी 40 लोग हैं आसपास के गांव, मतलब एक गांव के अंदर क्या होता है, गांव के पास ढाणियां होती है, ढाणी का मतलब 10-12 घरों का कुटुंब होता है, परिवार होता है। 10-12 घरों के लोग एक खेत में जाएंगे, एक दिन उस खेत का सारा काम कंप्लीट, फिर दूसरे दिन दूसरे के जाएंगे, दूसरे का जिसका खेत है उसका कंप्लीट। यानी आज मैं भी साथ गया हूं, मेरे खेत का कंप्लीट, आप भी आज साथ हो लेकिन आप वाले खेत का नंबर कब आया कल। तो ये सामूहिक कृषि कहलाती है। और जो बाजरा तिल खरबूज तरबूज जब साथ खड़े थे वो है मिश्रित कृषि, याद रखना। अन्य कृषियां तो बहुत है, इनको भी देखेंगे हम। कृषि है इसकी विधियां ट्रिक से याद करें, करो देखे कैसे करते हो कृषि और इसकी विधियां। देखो सेरिकल्चर, एपीकल्चर, पीसीकल्चर, फ्लोरिकल्चर और विटीकल्चर, ये 5 ऐसी कृषियां हैं जो एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। एग्जाम में क्या है, कई बार पूछा जाता है, और उस समय हम एक दूसरे का यूं मुंह देखने लग जाते हैं, एक दूसरे का चेहरा देखने लग जाते हैं, फिर एक कहावत है कि पट्टी जो होती है छत की वो गिनने लग जाते हैं। ये पूछ ली जाती है कि सेरिकल्चर में कौन सी कृषि होती है, आधे जने तो हद कर देते हैं, सेरिकल्चर जैसे ही कहते हैं तुरंत लिख देते हैं अफीम की होती है, गांजे की होती है, चरस की होती है। अरे नहीं भाई, रेशम के जो कपड़े होते हैं उसके जो कीट होते हैं, उसके जो कीड़े होते हैं, रेशम के कीड़े, रेशम का कीड़ा जैसे ही चलता है, रेशम एक कीट है, वो जैसे ही चलता है तो उसके पीछे से लार टपकती रहती है, पीछे से लार नहीं टपकती है ना, समझते हो ना आप, लार टपकती रहती है और उस लार से रेशा बनता जाता है, उस रेशा मतलब धागा, और वो धागे से रेशम के कपड़े बनते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा दीजिएगा। सेरिकल्चर रेशम कीट पालन जो है वो सिर में रेशम के कीट घूम रहे हैं, ऐसे याद रखना है। सिर में रेशम, सिर मतलब सेरिकल्चर, घूम रेशम के कीट मतलब रेशम की खेती। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर का मतलब होता है एप्पल में मुझे मधुमक्खी दिखी, एप्पल मतलब एपी, मधुमक्खी मतलब मधुमक्खी, तो एप्पल में मधुमक्खी यानी एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी पालन। पीसीकल्चर मत्स्य यानी मछली होती है, मत्स्य यानी मछली होती है। राजस्थान जब बनाया गया था तब एक मत्स्य जनपद भी आता है, वो कई क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया था, करौली धौलपुर जो कई क्षेत्र है, भरतपुर आदि को मिलाकर जो बनाया गया था, उस क्षेत्र को राजस्थान में मत्स्य क्षेत्र कहा गया था। लेकिन यह मत्स्य का अर्थ है मछली। पीस पीस के मछली खाएं, पीस से मतलब पीसीकल्चर, खा क्या रहा है मछली। फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन, फ्लोरिकल्चर में क्या होता है, ये तो फ्लोर आपको वैसे याद हो जाता है, फ्लो में बह गए फूल, ठीक है, फ्लो यानी फ्लो, इस प्रकार से। विटीकल्चर अंगूर की खेती, मीठी मीठी अंगूर, मीठी मतलब विटी, मीठी मतलब मीठी। तो ये 5 आपको याद हो जाना चाहिए, और वो बहुत बहादुर बच्चा होगा और वो बहुत बहादुर बच्ची होगी, वो मेरे लाडले और लाडलियाँ, मेरे शहर और शहरनियाँ होंगे जो इन सबको कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। सिर्फ इतना लिखना है, सेरिकल्चर रेशम, एपीकल्चर मधुमक्खी, पीसीकल्चर मत्स्य, फ्लोरिकल्चर फूल, विटीकल्चर अंगूर। कहने को तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों के बहुत करीब हूं, इसलिए एक एक चीज को हम अच्छे से पढ़ेंगे। करीब इसलिए हैं कि कमेंट के माध्यम से आपको कहाँ डाउट है ये मुझे पता चल जाता है, लेकिन आधे बच्चे ऐसे होते हैं जो कमेंट करते ही नहीं है। इसलिए कमेंट करना है, जो कोई भी डाउट हो वो इससे पूछना है, तभी मेरे को पता चलेगा कि आपको समस्या कहाँ आती है। इसलिए ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, और बहुत प्यारी सी चीज जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था वो आपके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी शिद्दत और मेहनत से इस लेक्चर को देखा। आपकी बाहर जाने की, खेलने की बहुत इच्छा हो रही थी, फिर भी आप इस लेक्चर के अंत तक आए, इसके लिए मैं ऋणी रहूँगा आपका।
लेकिन मिलते हैं और शानदार लेक्चर में जो कृषियों के प्रकारों से संबंधित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।